नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर के एमसीक्यू, जो भी एग्जाम पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है और पिछले ईयर्स में जो पूछे गए हैं वो सारे एमसीक्यू इसमें हम पढ़ने वाले हैं। देखो, जो एमसीक्यू होते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इनमें अगर आपको सही क्वेश्चन गया तो एक नंबर मिल जाएगा, और अगर हमारा आंसर गलत गया तो सीधा सीधा हमारा जो नंबर है वो 0 हो जाएगा। और 0 नंबर आने पर आपका जो पूरा का पूरा, जैसे पूर्णांक आता है 70 नंबर का, तो 70 में से एक नंबर सीधा कम हो गया, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है कि आपको किसी भी प्रकार कोई भी नंबर मिल पाए। तो हम इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू हैं वो सारे मैंने इसमें लिए हैं, और अगर इतने भी एमसीक्यू आप करके जाते हो तो बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से आने वाले सारे एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो, लाइक से हमें कुछ नहीं मिलना है, बस एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, बच्चों को हमने कुछ थोड़ा सा सिखा दिया है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अब पहला ऑप्शन है 0 और एक है 1, फिर 2 है और 8, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप एमसीक्यू हल करोगे तो देखो, इसमें हमें डिस्क्रिप्शन टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा तो कोई भी बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमको ये सोचना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए और वो एक से बड़ी होनी चाहिए। तो समझो, इससे ये वाला ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन तो सी से चले गए, ये तो गलत ही हो गया सीधा, क्योंकि एक से बड़ी होगी। अब 2 बचा और 8 बचा। अब हमें सोचना है कि एक और खुद के अलावा किसी और का ना भाग जाए, ऐसी कौन सी संख्या। देखो, 8 को अगर देखोगे तो इसमें 2 का भी भाग चला जाता है, 4 का भी भाग चला जाता है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो बची कौन? 2। 2 अकेली ऐसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। और देखो, एमसीक्यू बेस्ड में आपको इस तरह से बबल भरने के लिए आते हैं, तो इसमें हम बबल पूरा का पूरा भरेंगे। ठीक है, जो भी ऑप्शन हमारा सही होगा उस पर। तो अब फिलहाल हमारा ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में पूछा है। तो देखो, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम संख्या 140 लिख लें और उसके गुणनखंड कर लें। तो पहले भाग जा रहा है 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 70, फिर 2 का भाग देंगे तो फिर आ जाएगा 35, फिर 5 का भाग देंगे तो 7, और फिर 7 का भाग देंगे तो 1। तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अब देखो, दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता था कि क्या ये अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं, तो हम इन सब का गुणा करके देखते और ये देख लेते कि किस संख्या का गुणा करने पर 140 आ जा रहा है। तो जिस संख्या का भी गुणा करने पे 140 आ जाएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग करना है। अब देखो, ये थोड़ा अलग है, इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं बताने हैं, हम 144 के गुणनखंड करते हैं तो वो तो करने ही पड़ेंगे इसमें। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे 72 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 6 36, फिर 2 का भाग देंगे तो 18, फिर 2 का भाग देंगे तो 9, और फिर 3 का भाग देंगे 3, और फिर 3 का भाग देंगे तो 1। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 आए हैं, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3। अब उसने पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। क्यों आंसर 6 आ रहा है? क्योंकि सब पे घात 1 होती है और सबकी घातों को हमें ऐड कर लेना है। तो सबकी घातें ऐड करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 6। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि संख्या 182 और 78 का मासा, यानी कि हमें पूछा गया है कि एचसीएफ बताइए कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो 182 के गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 182 गुणनखंड हो जाएंगे, 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9 और 1, फिर इसमें 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1 3, 13 बार जाएगा, और फिर 13 का भाग देंगे 1। तो 182 गुणनखंड हो गए 2 इंटू 7 इंटू 13। ऐसी अगली संख्या 78, उसके भी गुणनखंड कर लो। तो 2 का भाग देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 3
9, फिर 3 का देंगे 13 और फिर 13 का देंगे 1, तो 78 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। अब HCF निकालना है तो कॉमन देखेंगे, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 13, तो 13 दूनी 26 हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 15, 18 और 24 का लासा बताना है, यानी कि हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए 15 के गुणनखंड कर लेंगे, वो आ जाएगा 3 इंटू 5। 18 के गुणनखंड करेंगे तो वो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, तो यानी कि 2 इंटू 3 की घात 2 आ जाएगा। और 24 के गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 इंटू 3। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, जो कॉमन आए उसकी बड़ी पावर। तो कॉमन एक तो 3 आ रहा है, तो 3 की बड़ी पावर है 2, और कॉमन कुछ ही नहीं आ रहा, और 2 है तो 2 की बड़ी पावर क्या है 3, तो 2 की बड़ी पावर 3 आ गया, और बचा हमारा 5, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 5, तो 8 पंच 40 और 4 नंबर 36, तो ये आ जाएगा 360, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर डी। इस तरह से हम इसे भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दो संख्याएं दी हैं और इनका हमें एलसीएम निकालना है कि एलसीएम क्या होगा। तो वही तरीका कि जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, तो एक तो आ गई 2 की घात 3 इंटू फिर 3 की घात 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 बचा वो पूरा 5, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 5, 8 पंच 40 और 4 3 12, यानी कि आंसर आ जाएगा 120, तो आंसर सी सही हो जाएगा हमारा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन है कि किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं ए तथा बी के लिए आपको बताना है। पिछले वीडियो में जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं के लिए होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जिस भी ऑप्शन में ये दोनों चीजें आ रही हों वो देख लो। तो ए इंटू बी कहाँ, ए इंटू बी यहाँ आ रहा है, तो यहाँ लिखा है लासा ए बी, ये गलत है, पहला भी गलत है और सी भी गलत। आंसर डी सही है, इसमें देखो ए इंटू बी ये लिखा है मासा इंटू लासा, तो इन दोनों को गुणा करने पे हमें संख्याओं को गुणनफल मिल जाता है। ठीक है, तो ये 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 8वां सवाल है हमारा कि अगर दो संख्याएं हैं 12 और 21, उनका एलसीएम दिया गया है 84, तो हमें बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो संख्याएं दी हैं 12 और 21, एचसीएफ हमें निकालना है और एलसीएम दिया गया है 84, तो उधर जाके 84 का भाग हो जाएगा, तो एचसीएफ आ जाएगा 12 इंटू 21 बट्टे 84, तो 12 का भाड़ा पड़ेंगे तो 12 सत्ते 84 और 7 21, तो एचसीएफ आ जाएगा 3, तो आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि 26 और 156 का एलसीएम है 156। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो आपको इसका क्या बताना है, मासा बताना है। देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर मान लो कि हमें एचसीएफ पूछा भी है, तो एक तो तरीका ये 26 इंटू 156 बराबर एचसीएफ इंटू 156। अब 156 से 156 कट जाएगा, एचसीएफ क्या आ गया हमारा 26, तो ये 26 आंसर आ जाएगा। दूसरा हम ऐसे भी सोच सकते थे इसे कि 26 और 156 का एलसीएम क्या आया, 156 आया, इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन आएगा सबसे बड़ा वो 26 ही होगा, तो आंसर इस तरह से 26 भी हो जाएगा। ठीक है, आपको बस सोचना है, अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज करना है जिससे कि आप सही आंसर कर पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि 65 और 117 का एचसीएफ दिया गया है 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, तो पी का मान बताना है। तो सबसे पहला काम हमें 65 और 117 के गुणनखंड कर लेंगे, तो 65 के गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 5 का भाग देंगे 1 और 3 13 बार, और यहाँ पे 13 का भाग देंगे तो 1, तो 65 को तो हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 13। ऐसे ही 117 के हम गुणनखंड करेंगे, तो 117 गुणनखंड करेंगे 3 का भाग जा रहा है, तो 3 तरह के 9 और बची हमारी 2, तो 3 में 27, फिर 3 बार 13 और 13 1, तो ये आ जाएगा 117 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 13, तो कॉमन क्या आ रहा है 13 आ रहा है, तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा 13। अब ये बोला गया है कि जो 13 है
वो कैसे लिखा हुआ है 65p माइनस 117 के रूप में। तो 65p बराबर आ जाएगा 117 प्लस 13, और 13 में अगर हम 117 जोड़ देंगे तो 65p बराबर आ गया 130। तो p बराबर 130 बट्टे 65, और ये कट जाएगा 2 बार, तो आंसर हमारा आ जाएगा दो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि यहाँ वो संख्या भरी जाएगी जो हम निकालेंगे, वो बतानी है आपको, जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 मिलते हैं। देखो सबसे पहली चीज आती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए वो होता है एचसीएफ, लेकिन भाग पूरा नहीं जा रहा है, यहाँ शेषफल बच जा रहा है। तो सबसे पहला काम, जो शेषफल बच जा रहा है उसी को हटा दो। 70 में से 5 चले जाएंगे तो 65 बचेगा, और 125 में भाग देने पर शेषफल 8 बच रहा है, तो यहाँ बचेगा 117। तो कुल मिला के हमें 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और 65 117 का एचसीएफ अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था और वो आया था हमारा 13, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 भी कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो, वह संख्या बतानी है बड़ी से बड़ी। तो वही 245 में से 245 में से आपको 5 माइनस कर लेने, तो बच जाएगा 240। ऐसे ही 1037 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1032। अब आपको 240 और 1032 का एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए हम गुणनखंड कर लेंगे दोनों की। तो 240 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आएंगे देखते हैं। तो 240 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा, 2 का भाग देंगे तो 120, फिर 2 का देंगे तो 60, फिर 2 का देंगे 30, फिर 2 का देंगे तो 15, फिर 3 का देंगे 5, और 5 का भाग देने पर आ जाएगा 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 5। तो ये तो हमारा 240 आ गया। ऐसे 1032 के गुणनखंड कर लेंगे, तो 1032 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा, 2 का भाग देने पर 516, फिर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2, 5, 8, फिर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1, 2 और 9, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग देने पे आ जाएगा 4, और ये जाएगा 3 बार, तो 43 आ जाएगा। फिर 43 में 43 की भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 43। तो अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 की घात 3 आ गया, क्योंकि यहाँ 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 4, और एक 3 आ गया कॉमन, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 यानी कि 24। तो 24 वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जिसका भाग देने पर हमें शेषफल 5 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमें जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 आए। अब देखो हम जानते हैं कि अगर इसका भाग हम दें और शेषफल 0 बचे तो हमें इन तीनों ही संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब हमें प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचाना है, तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, और उसके बाद जो एलसीएम आएगा उसमें 7 ऐड कर देंगे। जब हम 7 ऐड करेंगे तो वो हर बार जब भी हम भाग देंगे तो वो शेषफल के रूप में बचता रहेगा। तो आपको क्या करना है, 35 के गुणनखंड करने, 56 के और 91 के। तो 35 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 5 इंटू 7। ऐसे 56 के गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 8 7 56 होता है। और 91 के गुणनखंड करेंगे तो 7 इंटू 13। तो अब इनका हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अब 2 एक ही बार आया तो 2 की घात 3, एक ही संख्या में, 5 भी एक में ही है। अब देखो 7 तीनों में, तो 7 कॉमन आ गया और बचा हमारा 13। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, तो 8 5 40, 4 7 28, तो ये आ जाएगा 280 इंटू 13। तो इसका गुणा करेंगे तो 0 13 8
104 होता है तो 4 आ जाएगा, हासिल बचेगी 10 और 13 दूनी 26 और 10 36, यानी 3640 आ जाएगा इनका एलसीएम। पर हमें एलसीएम नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो 3640 भी ऑप्शन में है पर इसे टिक मत कर देना। अब इसमें हमें क्या करना है, ये पूछा है 7 शेषफल बचे, तो हम क्या करेंगे कि 3640 में 7 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3647। तो 3647 हमारा वो आंसर हो जाएगा जिसमें हम भाग देंगे इन तीनों संख्याओं, तो हर बार शेषफल 7 बचेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है, कुछ ना आए तो इन तीनों ही संख्याओं का एक एक करके भाग दे लो सब में, जिसमें भी शेषफल 7 बचता है हर बार वही हमारी संख्या हो जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। अगला 14वां क्वेश्चन है कि इन संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी है। देखो परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है और √7 भी अपरिमेय, बची √9। तो √9 बराबर क्या होगा 3, और 3 को हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमारी जो परिमेय संख्या होगी वो √9 हो जाएगी। तो आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। तो अब पूछा है अपरिमेय, पहले में पूछा था परिमेय। तो ये हमारा 5 है, ये 9 है और ये 5/3 है। इन तीनों को p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है। ये एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ है जो कि हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये हमारी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, वो है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हो या योग हो, दोनों ही केस में एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ हमें करना नहीं, बस आंसर करना है। बस पता होगा आपको चीजों को तभी आप कर पाओगे। तो आप बस चीजों को जब पढ़ें तो हर एक एक्सरसाइज को, हर एक चैप्टर को जब आप पढ़ो तो सिर्फ फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन मतलब उसका पूरा का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ें, जो मैंने आपको इस पहली वीडियो में बताया। हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर बने रहे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। वापस वही पूछा है, परिमेय संख्या कौन सी, परिमेय पूछी इस बार, अपरिमेय नहीं पूछी है। तो देखो दो, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय बट्टे अपरिमेय ये हमारी अपरिमेय आएगी। इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास √14, जो भी एक अपरिमेय संख्या है। और इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो देखो ये a+b और ये a-b की तरह लिखा हुआ है, जिसे हम लिख सकते हैं a² - b²। तो इसे हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 5 - 7, यानी कि 2 बचेगा माइनस का, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डी भी गलत होगा। √12 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि 1 से 10 तक संख्याओं को, दोनों को सम्मिलित कर लिया जाए 1 और 10 को, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या होगी। मतलब एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का भाग चला जाए और वो सबसे छोटी संख्या हो। तो 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का जिस संख्या में भाग चला जाता है वो संख्या हमें ढूंढनी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालेंगे, देखो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 1 1 3 2 5 3 7 में भाग दे जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा 4 9 और 5। फिर से 2 का भाग जा रहा है, तो 1 1 3 1 5 3 7 2 9 और 5। फिर से 2 का भाग चला जा रहा है, तो 2 का भाग फिर देंगे और हमारे पास आ जाएगा यहाँ 1 1 3 1 5 3 7 1 9 और 5। अब भाग किसका जाएगा, 3 का। तो 3 का भाग देने पे 1 1 1 और 1, यहाँ बचेगा 5, यहाँ आ जाएगा 1 7 1 3 और 5। एक बार फिर 3 का भाग चला जाएगा, तो फिर से 3 का भाग देंगे। तो अब मैं 1 को नहीं लिखता हूँ, सीधा जो बच रहे हैं वो लिख लेंगे, 5 7 और 5 यहाँ बचा। फिर 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग देने पे 1 7 1 आ जाएगा और फिर जाएगा 7 का भाग, और 7 का भाग देने पे 1 1 1 आ जाएगा।
तो देखो क्या क्या मिल गया हमें, 2 मिला 1 2 3 बार, तो 2 की घात 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 बार आया, और इंटू 5 इंटू 7, तो गुणा करेंगे तो 8 8 24, 24 72। तो अब बचा हमारे पास 72 इंटू 5 करना है, तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 360। इसमें भी हम 7 का गुणा करेंगे तो 0 चौसत्ते 42 की 2 हासिल आई 4, और 7 21 और 4 25, तो संख्या आएगी हमारी 2520। अब देखो इस वाले में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो चारों ऑप्शन इसके गलत हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है 2520। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन को प्रिंट करते हुए यहाँ पे 2520 था, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो जो आंसर है वो 2520 आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का जिसमें भाग जाता है वो होता है 2520। इसे हम याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए एमसीक्यू। नए क्वेश्चन हैं जो अभी आपको सॉल्व करने थे, तो अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं तो ये मान लो आपका पहले चैप्टर का एमसीक्यू वाला पार्ट एकदम अच्छा है। इन्हीं से रिलेटेड आगे अगले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए, बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।